हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। मैं जो भी एनसीईआरटी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं बराबर, वो आप अच्छे से देख रहे होंगे। उसमें अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ मुझसे वो कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो, आप प्लीज़ दे सकते हो। मुझसे पर्सनल बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आ जाइए या टेलीग्राम में आ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर दीजिए या इंस्टाग्राम, सभी समय पर पीजस एकेडमी के नाम से सबका चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आइए, मुझसे बात करिए। आप अपनी पर्सनल कोई भी बात है मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ, तो प्लीज़ मुझसे आकर के बात कर लीजिए और जो भी दिक्कत परेशानी है उसको ख़त्म करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू रखिए। कंपटीशन में आपको जीतना है, आप ये सोच कर चलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों से भी करवा लो, ताकि आपका अपना यह परिवार जल्दी से और बड़ा हो सके। मैं हर बार एनसीईआरटी जब पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आता हूं। वो एमसीक्यूज़ जो कि आपको सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे सीधे तौर पर। आप पीसीएस की तैयारी करते हो, आप टेट की तैयारी करते हो, पेट की तैयारी करते हो, नेट की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी चीज़ की भी तैयारी करते हो, ये एमसीक्यूज़ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इसको देखो, अच्छे से देखो। और अगर आप 90% प्लस स्कोर कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। बार बार हम ये एमसीक्यूज़ देखें, एनसीईआरटी के अच्छे से क्लास लें और बस आप अपना मैदान फतेह कर लोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपने जो 50 एमसीक्यूज़ हैं इसको अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आया है एमसीक्यूज़ में इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण किसने कराया था। कुतुब मीनार हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, हम जब पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी तो उसमें हमने बताया था कि कुतुब मीनार जो था उसकी पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। पहले आप बताइए। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार। किसने बनवाया कुतुब मीनार की पहली मंजिल। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। हम जब ये पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया कि जो कुतुब मीनार है इसकी पहली मंजिल का जो निर्माण है वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, यानी 1199 में। और उसके बाद आगे जो भी शासक आए उन्होंने इस कुतुब मीनार का बार बार पुनर्निर्माण भी करवाया, जो बार बार टूट रहा था। तो आगे आगे शासक इससे भी रिलेट करते हैं। इल्तुतमिश जो आए तो इन्होंने बाकी की मंजिलें भी बनवाई। तो आगे कई शासक इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन पहली मंजिल का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1199 में। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण किस शासक ने करवाया। हु कंप्लीटेड द रिमेनिंग स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार। किसने करवाया शेष, पहली मंजिल तो करवा दिया कुतुब मीनार ने, बाकी मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। अभी हमने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया कि जो इल्तुतमिश थे इन्होंने बाकी की मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कि में छत किसके सहारे बनाई जाती है। आपको ये अगर शब्द अजीब लग रहा है तो एनसीईआरटी की जो मैंने अभी क्लास ली है, क्लास नंबर 5, तो उसको देखिए। क्लास 7 की जो चैप्टर 5 है उसमें हमने अच्छे से बताया है कि क्या है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, इसको क्या कहते हैं। तो ये जो अनुप्रस्थ टोडा, इसका ऑप्शन है मेहराब, गुंबद, शहतीर या बीम या चूना पत्थर। हमने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने इसको अच्छे से बताया था कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में क्या होता था। ऐसे किनारे किनारे पिलर होते थे जब दरवाजे खिड़कियां बनती थी, और फिर क्योंकि दरवाजे खिड़की क्या है, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, तो इन दोनों को मिलाने के लिए एक शहतीर बनाई जाती थी या बीम टाइप की डाली जाती थी, तो उसको कहते थे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो लिखा है, इस शैली में 2 खंभों पर क्षैतिज शहतीर रखकर छत बनाई जाती थी। 2 खंभे होते थे, फिर उसमें क्षैतिज एक बीम टाइप की डाली जाती है, जैसे आज भी हमारे घरों में होती है, तो उसको कहते थे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वास्तविक मेहराब का निर्माण किस तकनीकी से होता है। वास्तविक मेहराब, मेहराब यानी जो जैसे आप देखते होगे किले में जाते होगे तो ये इस तरह सा दरवाज़ा बने होते हैं इस तरह से, तो इसी को कहते हैं मेहराब। तो कह रहा जो ट्रू आर्क है ये किससे बनता है, क्या किस तकनीक से बनता है। अनुप्रस्थ टोडा से, पच्चीकारी यानी पेट्रा ड्यूरा जिसको हमने पढ़ाया था अच्छे से। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, संगमरमर या बलुआ जो पत्थर होते हैं, बलुआ लाल पत्थर, इसमें चमकीले पत्थरों को ऐसे 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 दबा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है तो रंगीन बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं पेट्रा ड्यूरा शैली। या कीलाकार पत्थर या लकड़ी की शहतीर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वास्तविक मेहराब का निर्माण में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। हमने ये भी आपको अच्छे से बताया था कि वास्तविक मेहराब जो है ट्रू आर्क है, इसका निर्माण में कीलाकार पत्थरों का उपयोग होता है। कीलाकार पत्थर, कीलाकार पत्थर कैसे, जो वास्तविक मेहराब है हमने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी, ऐसे बना होता है और इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले ऐसे ऐसे पत्थर डिज़ाइन में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक मेहराब में कीलाकार पत्थरों का उपयोग होता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 12वीं शताब्दी में निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन क्या था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द 12th सेंचुरी वाज, क्या था भाई 12वीं शताब्दी में जो कि सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन क्या हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द 12th सेंचुरी वाज, ऑप्शन है लोहे का प्रयोग, मेहराब और गुंबद का विकास, कांच का प्रयोग या संगमरमर का प्रयोग। क्या था 12वीं शताब्दी में निर्माण में सबसे ज़्यादा किस तकनीक का उपयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग, मेहराब और गुंबद का विकास, कांच का प्रयोग या संगमरमर का प्रयोग, किसका प्रयोग होने लग गया था। तो हमने आपको ये भी बताया था कि 12वीं शताब्दी में जब निर्माण कार्य शुरू हुए थे तो उस समय भर भर के क्या हो रहा था, मेहराब और गुंबद का विकास हो रहा था। यानी जब किले बन रहे थे या भवन बन रहे थे तो उसमें मेहराब बनाए जा रहे थे। और हमने हुमायूं का मकबरा देखा था ना, उसमें क्या था, एक गुंबद यानी कि ऊपर ऐसे टॉम्ब बनाया गया था, डोम बनाया गया था कि नहीं, ये गुंबद बनाया गया था भवन के ऊपर ऐसे गोल आकृति, तो यही है गुंबद और मेहराब। तो 12वीं शताब्दी में इसका विकास, जो भी भवन बनते थे, जो भी निर्माण होता था, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत भर भर के की जाती थी। एक चीज़ याद रखना कि ये जो मैं एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ पूरे यूट्यूब में खंगाल लेना, पूरे यूट्यूब में। मैं दावा करता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको ये एमसीक्यूज़ ऐसे मेहनत करके कोई नहीं निकाल के लाएगा। एनसीईआरटी सभी पढ़ा देंगे, माइंड मैप सभी करा देंगे, लेकिन इस तरह से एमसीक्यूज़ नहीं निकालेंगे। मैं एक बार में ही आपको सारी एनसीईआरटी का जो भी बवंडर है वो सभी क्लियर कर दूंगा, चैप्टर पढ़ा दूंगा अच्छे से, उसके एमसीक्यूज़ करा दूंगा। आपको बार बार उसका रोना ख़त्म हो जाएगा, रह ही नहीं जाएगा, सब खत्म। तो एक बार आप इसको अच्छे से कर लो। पूरे यूट्यूब में ये चीज़ें नहीं बताएगा। आदमी कॉपी पेस्ट तो कर लेगा कि उधर से उठा के इधर बता दिया, उधर से उठा के, लेकिन ये क्वेश्चंस खुद से निकाल करके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल करके आपको कोई नहीं बताने वाला। इसलिए अगर मैं लेकर आया हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करो और इस मेहनत को मेरी सार्थक बनाओ। सार्थक कैसे बनाओगे, आप अपना विकास करके, आप अपना डेवलपमेंट करके, आप अपने नॉलेज को बूस्ट करके। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल सीरियस वे में लेना। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को सीधे मिल सकता है और मिलते भी हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि आप एग्जाम में बैठे हो, पूछ लिया गया कि अच्छा बताओ कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। हु बिल्ट दी कंदरिया महादेव टेम्पल। अब समझ लो कि आप यहाँ एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आप इसका आंसर करो। राजराज चोल, धंगदेव, भोज या कृष्णदेव राय। हमने जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है, वो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, धंगदेव ने बनवाया था 999, ठीक है, 999 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था, धंगदेव ने बनवाया था, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर। तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया। पहली बात, राजराजेश्वर कौन है, ये चोल शासक है और इसने क्या कराया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। राजराजेश्वर जो है मंदिर, ये मंदिर का नाम है राजराजेश्वर और ऐसा ही नाम था, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा ही मिलता हुआ नाम था राजा का। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया था तो वो राजा इसी नाम से मिलता जुलता था। उसने क्या किया था, अपने नाम से मिलता जुलता मंदिर का नाम रखा था ताकि ऐसा ईश्वर और उसमें
एक तरीके का रिलेशन क्रिएट हो सके, लोग ये समझे कि जो ईश्वर हैं, भगवान है और वो है, दोनों ईश्वर ने ही इसको रखा है शासन करने के लिए। विच चोला रूलर बिल्ट दी राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर टेम्पल, किसने बनवाया बृहदेश्वर टेम्पल? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने या परांतक प्रथम ने? जल्दी बताइए। राजराजेश्वर मंदिर, हमने आपको बताया कि मंदिर के नाम से राजा का नाम मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजराज प्रथम जो थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तंजावुर में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये इनकी बहुत महान उपलब्धि है। अगला कह रहा है कि जो आगरा का किला है उसका निर्माण में लगभग कितने मजदूर लगाए गए थे? 2000, 5000, 8000 या 12000? ये भी हमने आपको बताया था। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी लेबरर्स वर्कड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट? कितने अप्रोक्सीमेटली कितने लेबर थे, कितने मजदूर थे जिनको आगरा के किले के निर्माण के लिए लगाया गया था? तो चैप्टर को पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था कि जब आगरा का किला बन रहा था तो उसमें लगभग 8000 लोग लगे हुए थे, ठीक है। और भाई आपको ये लग रहा होगा अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन जब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है ना एग्जाम में तो वहीं हमारी बत्ती बुझ जाती है। इसलिए हमें हर चैप्टर के बाद अच्छे से उनके जितने भी MCQs बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। भाई क्या दिक्कत है, 25 मिनट 30 मिनट या 50 मिनट की क्लास ले ली, सारे MCQ सॉल्व हो गए। जो भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें कहीं और नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ नया है, उसको नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया। तकलीफ क्या है, हमें पढ़ना है, बाकियों से आगे निकलना है तो बाकियों से कुछ अलग कुछ स्पेशल करना होगा। आबाद शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द पर्शियन वर्ड आबाद मीन? आबाद क्या है? एक फारसी शब्द है, पर्शियन शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? आबाद, किला, बगीचा, बसावट एवं समृद्धि या व्यापार? किला, बगीचा, बसावट एवं समृद्धि या व्यापार? आबाद शब्द का मतलब क्या होता है? तो आबाद शब्द का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, बसावट एवं समृद्धि, सेटलमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये फारसी का शब्द है, इसमें फारसी में आबाद का अर्थ होता है बसावट, समृद्धि और खुशहाली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो चारबाग योजना है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? चारबाग योजना, चारबाग के बारे में हमने बताया था कि जब बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबरनामा, तो उसमें क्या किया, उसमें इसने चारबाग शैली का जिक्र किया। लेकिन चारबाग शैली का पहला निर्माण किसने करवाया था? अकबर के टाइम पर हुआ। अकबर ने अपने शासनकाल में चारबाग योजना का पहला प्रयोग किया था। तो ये चारबाग होता क्या है? चारबाग होता है, इसकी विशेषता क्या है? ऐसे 4 पार्ट किए जाते हैं, ये जो 4 भाग हैं 1 2 3 4, यहाँ पर बाग लगाए जाते हैं, ठीक। और ये डिवाइड किया, ये यहाँ पर पानी की नहरें निकाली जाती हैं, छोटी छोटी एक नाली टाइप की चौड़ी, जैसे आप आगरा के ताजमहल में गए होगे वहाँ पर ये अच्छे से देख सकते हो। तो इसकी क्या विशेषता है? 4 समान भागों में विभाजन ही इसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? ये भाई क्वेश्चन आता भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क? किसने इसका निर्माण है प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? जल्दी बताइए कि किसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मेरे भाई हमने आपको बताया था चैप्टर पढ़ाते हुए कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत की पहली जामा मस्जिद है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली जामा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू कराई थी। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वाज इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली जामा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू कराई थी। अगला कह रहा है राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का शिखर लगभग कितने टन के पत्थर से निर्मित है? हमने बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि जो राजराजेश्वर मंदिर है तो उसमें क्या था कि इसके ऊपर यहाँ शिखर में एक पत्थर रखा गया। ये पत्थर, इसका वजन भी बताया था जिसके बारे में यहाँ पूछा है। हमने बता दी ये जो पत्थर है बहुत भारी था, तो इसको यहाँ लाने के लिए क्या किया था इन लोगों ने, एक बहुत बड़ी स्लोप बनाई थी, ठीक है, ढाल बनाई थी
बहुत लंबी, जो ज़्यादा खड़ी ढाल ना हो, लेटी हुई हो, ताकि ये जो पत्थर यहाँ से लुढ़काते लुढ़काते यहाँ तक लाए थे इसे ऊपर, और यहाँ पर फिक्स कर दिया था। जब यहाँ पर फिक्स कर दिया था तो ये जो स्लोप इन्होंने बनाई थी, ये वाली स्लोप, इसको फिर ये स्लोप को हटा दिया था, ये स्लोप को वहाँ से फिर ऐसा करके इसको हटा दिया। ठीक, तो बचा क्या, पत्थर वहाँ पर रख गया, बाकी स्लोप हटा दी। तो ये जो पत्थर यहाँ पर रखा था कितने टन वजन का था, हमने आपको ये अच्छे से समझाया था वहाँ पर कि ये जो पत्थर है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पत्थर है 90 टन का था। ठीक, 90 टन का, थोड़ा बहुत वजन नहीं था इसके, 90 टन पत्थर का था, 90 टन इसका वजन था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको ऊपर रखना बहुत ही कठिन कार्य था और बहुत ही टाइम लगा, बहुत ही मेहनत लगी, बहुत ही लोग लगे। अगला कह रहा है कि चार बाग जो शैली है, चार बाग शैली को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। चार बाग शैली वही जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बताया कि यहाँ ऐसा 4 पार्ट किए जाते थे, यहाँ बाग लगाए जाते थे, और ये जो 4 पार्ट हुए ये पानी का आर्टिफिशियल तौर पर ये जुगाड़ किया जाता था पानी पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो यही है 4 बाग शैली। ये किसने भारत में लोकप्रिय किसने किया था, तो आपके ऑप्शन है जो अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर, किसने भारत में इसको लोकप्रिय बनाया था। तो बाबर ने, हमने आपको बताया कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी उसमें इसका जिक्र किया था, और अकबर के शासनकाल में भारत में इसको शुरू किया गया था, इसको ज़मीन पर उतारना शुरू किया गया था। तो बाबर ने इसका जिक्र किया भारत में। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि ये भारत में इसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो ये बाबर है। क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में जिक्र किया था, इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अकबर जो थे, इन्होंने क्या किया था, अकबर के शासनकाल में ये 4 बाग शैली से रिलेटेड चीज़ें बननी शुरू हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज बाबर ने ही अपनी आत्मकथा में 4 बाग का अच्छे से क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। बाबर इंट्रोड्यूस्ड एंड popularized the 4 बाग गार्डन लेआउट इन इंडिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 4 बाग योजना का विस्तृत तौर पर वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पित्रादिउरा किससे संबंधित है। हमने पित्रादिउरा के बारे में बताया था कि ये संगमरमर या बलुआ लाल पत्थर जो होते थे, जिसके आप हुमायूं का मकबरा की फ़ोटो डालना, उसमें देखना बलुआ लाल पत्थर और संगमरमर का मिक्स तौर पर ये उपयोग किया गया है। इसमें क्या किया जाता था पित्रादिउरा में, जैसे संगमरमर है पत्थर और बलुआ लाल पत्थर है, इसमें छोटे छोटे चमकीले पत्थर चिपका दिए जाते थे। ये पत्थर, इसमें छोटे छोटे चमकीले पत्थर मैं चिपका देता हूँ। जैसे मान लो काला पत्थर है, ठीक है, इधर काला पत्थर चिपका दिया और फिर इधर एक पीला पत्थर चिपका दिया, ठीक है, और फिर इधर नीला पत्थर चिपका दिया। तो ऐसे करके पत्थर चिपका दिए जाते थे, तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगता था देखने में। तो इसी को कहते हैं पित्रादिउरा शैली। किससे संबंधित है, मेहराब निर्माण, संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई, गुम्बद निर्माण और ईंट निर्माण। अभी हमने बताया कि संगमरमर और ये बलुआ लाल पत्थर वाला कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर तो यहीं पर लिख गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो ये था, क्या था, संगमरमर। तो संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जो जड़ाई का काम था वही आपका पित्रादिउरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में पूरा हुआ। ये तो आप बता ही दोगे यार, ये तो बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल सरल सा है। द ताजमहल वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किस मुगल शासक के शासनकाल में ये पूरा हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ताजमहल किसने बनवाया था, इतने गाने सुन चुके हो ताजमहल और शाहजहां से रिलेटेड, अगर फिर भी इसको सही नहीं कर पा रहे हो तो भैया गड़बड़ है और गाने सुनना शुरू करो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। ठीक, 1643 में यानी 1643 में शाहजहां के शासनकाल में इसको पूरा किया था। कब बना था ताजमहल, 1643 में ये पूरा हो गया था बन के। अगला कह रहा है कि दीवाने आम का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दीवाने आम। शाही निवास, रॉयल रेजिडेंस, सार्वजनिक दरबार यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल, सैनिक छावनी मिलिट्री कैंप, या शाही पुस्तकालय यानी रॉयल लाइब्रेरी। दीवाने आम का प्राइमरी पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या था। दीवाने आम, जल्दी बताइए, शाही निवास, सार्वजनिक दरबार, सैनिक छावनी या शाही पुस्तकालय।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सार्वजनिक दरबार सही है। जो दीवाने आम था, इसको आम जनता की शिकायत सुनने के लिए जो बादशाह था उन्होंने दीवाने आम बनाया। दीवाने आम मतलब जो आम व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, आम जनता है, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। शाहजहानाबाद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? शाहजहानाबाद कहाँ बनवाया गया था, पहले तो ये बताओ। तो ये हमने बताया था आपको कि ये दिल्ली में बसाया गया था, लेकिन किसने फाउंडेड, हु फाउंडेड शाहजहानाबाद? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, या शाहजहां ने बनवाया, या औरंगजेब ने बनवाया? शाहजहानाबाद, ये हमने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए अच्छे से बताया था कि जो शाहजहानाबाद है वो शाहजहां ने बनवाया था नई राजधानी के तौर पर। ठीक है, तो आपको शब्द से ही पकड़ लेना, शाहजहानाबाद यानी शाहजहां, शाहजहां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हौजों और तालाबों का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? जो हौज और टैंक्स हैं वो किस उद्देश्य, उसका मेन उद्देश्य क्या था? हौज और तालाब का व्यापार के लिए, सिंचाई एवं जल के लिए, मनोरंजन के लिए, या सैन्य प्रशिक्षण के लिए? ट्रेड के लिए, वाटर स्टोरेज एंड सप्लाई के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए? जो हौज और तालाब हैं या हौज और जो टैंक्स हैं वो क्यों बनवाए जाते थे? हमने आपको बताया था कि हौज और तालाब का उपयोग सिंचाई एवं जल संग्रहण के लिए किया जाता है। आज भी जो तालाब बनते हैं वो किस लिए बनते हैं? अब मैं ब्लू वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी भी गाँवों में जाना, जो तालाब बनते हैं वो तालाब बेसिकली किस लिए बनाए जाते हैं? कि तालाब में पानी स्टोर होता है, फिर एक कोई पंपिंग मशीन लाते हैं, उससे पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं, करते हैं ना, तो ये इसीलिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, महमूद गजनवी द्वारा प्रसिद्ध रूप से किस मंदिर पर आक्रमण किया गया था? विच फेमस टेम्पल वाज अटैक्ड बाई महमूद गजनी या गजनवी? ये यार, ये तो आपको पता ही होगा कि महमूद गजनवी ने एक बहुत ही फेमस मंदिर, गुजरात का मंदिर था और अभी भी है, बहुत ही फेमस है, हम सभी के ईस्ट है, हम सभी का आराध्य है, हम सभी उनको बहुत मानते हैं। और उनका मंदिर है, किनका? शिव जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। कहाँ है? कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। इसमें महमूद गजनवी ने बार बार आक्रमण किया था। क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि महमूद गजनवी जो था बहुत बड़ा आक्रांता, बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, वो एक टपोरी एकदम लुटेरा था। उसको चाहिए था पैसा, चूंकि वो गरीबी के उसमें रह रहा था। तो उसके बाद भाई, जब जिसके जो गरीबी में रह रहा होता है ना, उसको थोड़ा बहुत पैसा दिख जाए तो वो पागल हो जाता है। चूंकि भारत एक समृद्ध देश था, भारत के पास बहुत पैसा था, तो उसने जब देखा कि भारत के मंदिरों में इतना पैसा है और हम यहाँ गरीबी में मरे जा रहे हैं, हमारे पास खाने के लाले, तो एक काम करते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके मंदिर से मंदिर की समृद्धि, मंदिर का वैभव उसने लूटा, खूब पैसा था, पैसा लूटा और ले गया। ठीक है, तो सोमनाथ इज द करेक्ट आंसर। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। मुगल वास्तुकला में विशाल केंद्रीय गुंबद का प्रथम उत्कृष्ट उदाहरण किस स्मारक में मिलता है? विच monument is considered the first great example of a massive central dome in मुगल आर्किटेक्चर? कौन सा मुगल आर्किटेक्चर है, कौन सा मुगल वास्तु ऐसा स्मारक है जिसमें मुगल जो विशाल केंद्रीय गुंबद देखने को मिलता है? हमने आपको दिखाया था जब हम हुमायूं का मकबरा दिखा रहे थे, तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ा एक ऊपर ऐसे गुंबद देखने को मिला है वहाँ पर। अगर आपको यह नहीं याद है तो गूगल करिए, उसमें डालिए हुमायूं का मकबरा और आप उसमें देखेंगे कि बहुत बड़ा उसमें केंद्रीय गुंबद मिलता है। और यही गुंबद भारत में जब शुरुआत हुई थी गुंबद बनाने की, मेहराब बनाने की, तो उसमें सबसे प्रमुख गुंबद किसको कहा गया था? ये हुमायूं का जो मकबरे में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुतुब मीनार पर अंकित अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? मोस्ट इनक्रिप्शंस ऑन द कुतुब मीनार आर रिटन इन। जो कुतुब मीनार में जो अभिलेख लिखे गए हैं किस भाषा में? हम जब कुतुब मीनार का देखते हैं कुतुब मीनार, तो उसमें देखना पहला जो छज्जा है, ठीक है, उसमें नीचे ऐसे दो पट्टी करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक, हमने चैप्टर पढ़ाते हुए उसके फ़ोटो भी दिखाई थी और दिखाया था कि वो जो लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखा था। अब आपका ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की।
हम जब उसको पढ़ा रहे थे अच्छे से कुतुब मीनार को, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुतुब मीनार में जो भी लिखा गया है, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारे इंस्क्रिप्शंस अरबी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो वो चैप्टर में जाकर के। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, अधिरचना का अर्थ क्या है? अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय सुपर स्ट्रक्चर? अधिरचना का अर्थ क्या है? अधिरचना यानी भवन की नींव, यानी फाउंडेशन, या भवन का जो भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट, या भूतल के ऊपर का भाग यानी कि पार्ट अबव द ग्राउंड लेवल, या भवन का जो प्रवेश द्वार है यानी इंट्रेंस। क्या है सुपर स्ट्रक्चर का मतलब, अधिरचना का मतलब? चैप्टर पढ़ाते हुए इसको भी हमने बहुत अच्छे से बताया था कि जो अधिरचना होती है वो भूतल के ऊपर का भाग होती है, यानी कि पार्ट अबव द ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुपर स्ट्रक्चर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग अबव द ग्राउंड। जो भी ग्राउंड होता है उसके ऊपर का जो भी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? आगरे किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? हु बिल्ट द आगरा फोर्ट? हमने बताया था कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था। पहले आप ऑप्शन सुनिए, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जो अकबर थे इन्होंने आगरे किले का निर्माण करवाया था, और इसी आगरे किले में शाहजहां ने अंतिम सांस ली थी। कैसे ली थी? और इनके जो शाहजहां थे इन्होंने इनके अंतिम वर्ष पुत्राधिकार यानी उत्तराधिकार का युद्ध चला था, जिसमें औरंगजेब जीत गए थे। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया और शाहजहां को भी आगरे के किले में बंद कर दिया। अब यही शाहजहां बेचारे वहीं से ये ताजमहल को ताका करते थे, और वहीं से ऐसा कहा जाता है कि वहीं से बेचारे क्या करें। अब शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया, जिसको प्यार की निशानी आप लोग कहते हो, और वहीं से देखा करता था। और अंतिम सांस भी शाहजहां ने उसी आगरे के किले में ही ली। अंतिम सांस तक औरंगजेब ने इनको यहाँ बंद कर दिया, लेकिन इसको बनवाया किसने था? आगरे के किले को बनवाया था अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। मुगल शासकों में किसे इतिहासकारों ने साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा है? किस मुगल शासक को कहा है साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी? विच मुगल एम्परर वाज डिस्क्राइब्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड फेथ? किसको कहा है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, या औरंगजेब को? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखो। ये अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ गया कि किस मुगल शासक को इतिहासकारों ने साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा है? विच मुगल एम्परर वाज डिस्क्राइब्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड फेथ? किसको कहा है? तो हमने आपको ये अच्छे से पढ़ाया भी था, बताया भी था। आप यहाँ भी याद कर लो कि जो ये शाहजहां थे, शाहजहां को कहा गया था कि ये आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड फेथ है, यानी साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा भवन जो है सार्वजनिक सभा भवन के रूप में जाना जाता है? विच बिल्डिंग वॉज नोन एज द पब्लिक ऑडियंस हॉल? अभी हमने शायद ऊपर बताया भी है, आपको याद होगा कि पब्लिक ऑडियंस हॉल के रूप में किसको उपयोग किया जाता था? सार्वजनिक सभा भवन, सार्वजनिक सभा भवन। ऑप्शन है दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल या खास महल। जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमने आपको बताया था कि जो दीवाने क्या आम, आम क्यों? ये आम मतलब मैंगो नहीं, आम मतलब आम नागरिक। हम लोग कहते हैं ना कि हम तो भैया आम नागरिक हैं, तो जो आम नागरिक हैं उनके लिए क्या बनवाया गया? आम नागरिक हैं उनके लिए बनवाया गया था, जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए बनवाया गया था दीवाने आम। यहाँ बादशाह जो था आम जनता से यानी कि जो कॉमन पीपल है उनसे मिला करता था। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण के लिए विशाल पत्थर को शिखर तक पहुंचाने के लिए किस पत्थर का उपयोग, किस विधि का उपयोग किया गया था? हाउ वाज द मैसिव स्टोन लिफ्टेड टू द टॉप ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल? हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है उस टेम्पल के ऊपर यहाँ पर एक पत्थर रखा गया था। इस पत्थर को रखने के लिए एक बड़ी सी स्लोप बनाई गई थी, जिससे धीरे धीरे करके यहाँ तक पत्थर लाया गया। ये पत्थर जो था 90 टन का था, बताया था ना, ये पत्थर 90 टन का था। और ये पत्थर फिर जब यहाँ आ गया तो ये स्लोप को हटा दिया गया था।
ये सारी चीज़ें बताई थी। और ये पत्थर यहाँ कैसे लाया गया था? ये हाथियों के द्वारा, मतलब हाथियों द्वारा या जेसीबी द्वारा या किसी क्रेन के द्वारा ऐसे नहीं लाया गया था। ये भाई धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ढलान बना करके, धीरे धीरे लुढ़काते लुढ़काते यहाँ तक लाया गया था। तो जो क्रेन के द्वारा नहीं भैया, हाथियों द्वारा सीधा उठाकर बिल्कुल नहीं, लकड़ी के पुल बनाकर बिल्कुल नहीं। हमने आपको बताया कि जो लंबा ढलानदार मार्ग ये बनाया गया था, लॉन्ग इंक्लाइंड रैंप बनाई गई थी, जिसके जरिए इसको यहाँ पर लाया गया था, यहाँ पर टिकाया गया था। किसमें? राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण में। जो विशाल पत्थर यानी कि बड़ा जो मैसिव स्टोन था उसको ऐसे ही रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लंबा ढलानदार मार्ग। ये 4 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। ये जो मार्ग बनाया गया था 4 किलोमीटर लंबा बनाया गया था, और वहाँ से ये धीरे धीरे पत्थर ऐसे ऐसे लाए थे लुढ़काते हुए। समझ रहे हो कितनी मेहनत करते थे तब के लोग। ऐसे ही नहीं, आज जब हम जब पुराने मंदिर घूमने जाते तो कहते हैं वाह यार क्या मंदिर है। भाई बड़ी मेहनत थी, बड़ा दिमाग लगा के बड़े इंटरेस्ट के साथ चीज़ें बनाते थे। सल्तनत काल में इमारतों के निर्माण में चूनागारा के व्यापक प्रयोग का प्रमुख लाभ क्या था? What was the main advantage of using lime mortar in सल्तनत आर्किटेक्चर? कह रहा है कि सल्तनत काल में जो इमारतों के निर्माण में चूनागारा का प्रयोग किया गया था, इसका लाभ क्या था? लागत कम होना यानी लोअर कास्ट, लागत कम होना, निर्माण तेज और अधिक मजबूत होना। अगला कह रहा है कि इसका जल्दी बन जाता है, निर्माण तेज होता है और अधिक मजबूत होता है। अगला कह रहा है लकड़ी की बचत हो जाती है, सेविंग वुड। अगला कह रहा है कि सजावट आसान हो जाती है। क्या इसमें से सही है? सल्तनत काल में इमारतों के निर्माण में जो चूनागारा का प्रयोग हुआ उसका प्रमुख लाभ क्या हुआ? उसका प्रमुख लाभ हुआ कि भैया इसका निर्माण तेज होता है और अधिक मजबूत होता है। आप सल्तनत काल की जो इमारतें आज भी बची हैं उनमें जाओ और देखो, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हमें जाकर के पुरानी चीज़ें इसीलिए देखनी ज़रूरी है। वहाँ जाके केवल फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाकर के वो देखा करो कि बना कैसे, उसके आर्किटेक्चर जो है उसका डिज़ाइन कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रयोग हुई हैं, है ना, उसमें कौन सी शैली को प्रयोग किया है, उसका गेट कैसा बना है, ये चीज़ें देखने की कोशिश किया करो। वहाँ जाके केवल ये, अब तो कहीं जाओ भाई साहब, किसी किले में जाओ, इतना उसमें चीज़ें लिख देते हो, पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें दिल बना दोगे, अपनी प्रेम कथाएं लिख दोगे। भाई ये सब मत क्या करो, ये जो हमारा इतिहास है, हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसको ख़राब मत करो, ये हम सभी के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना। तो वहाँ प्रेम कथाएं नहीं लिखनी, अपनी प्रेम कथा अपना परिचय में लिखो, प्रेमिका को दो या प्रेमिका अपने प्रेमी को दे। फालतू की चीज़ें मत किया करो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा समझदार बन जाओ। किबला किस देश को कहा जाता है? सॉरी, किबला किस दिशा को कहा जाता है? दी टर्म किबला रिफर्स टू विच डायरेक्शन? हमने किबला के बारे में अच्छे से बताया था। हमने बताया था कि जो भारत के जो मुस्लिम हैं, भारत में रहने वाले मुस्लिम हैं, जब वो नमाज अदा करते हैं तो नमाज के टाइम क्या करते हैं? नमाज के टाइम एक तरफ फेस करना पड़ता है, तो फेस किधर करते हैं? फेस मक्का की तरफ करते हैं, मक्का की तरफ फेस कर करके अपनी नमाज अदा करते हैं। और मक्का चूँकि कहाँ है? भारत से वेस्ट की ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर है। तो ये पश्चिम की ओर अपना फेस करते हैं, ठीक। और इसी डायरेक्शन को क्या कहते हैं? इसी डायरेक्शन, जिस दिशा की ओर ये नमाज अदा करते हैं, यानी मक्का की दिशा की ओर नमाज अदा करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं किबला। तो किस दिशा को कहते हैं? कह रहा किस दिशा को कहते हैं? ये मक्के की दिशा है, बताया ना, ये मक्के की दिशा, जिसकी दिशा की ओर हम नमाज अदा करते हैं। नमाज के समय मुसलमान किबला अर्थात मक्का की दिशा की ओर मुख करते हैं, ठीक। किबला इज द डायरेक्शन ऑफ मक्का टूवर्ड्स विच मुस्लिम्स प्रे। जिधर मुसलमान जिसकी तरफ फेस करके नमाज अदा करते हैं उस दिशा को कहते हैं किबला। और मुसलमान मक्के की तरफ फेस करते हैं। और हमने बताया मक्का भारत में किधर पड़ता है? भारत में वेस्ट की तरफ पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नदी तट बाग योजना का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच मॉन्यूमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन लेआउट? हमने क्या बताया था? नदी तट बाग, इसके बारे में हमने बताया था ना। नदी तट बाग यानी कि जो नदी है, ठीक, ये नदी है, उसके किनारे, ठीक किनारे, आप नदी तट यानी नदी के किनारे बाग भी बनाया और नदी किनारे और भवन बनाया। और ये जो नदी तट बाग योजना है
इसके तहत सभी लोग चीज़ें नहीं बना सकते थे। जो कि एकदम वीआईपी लोग होते थे, जैसे बादशाह है या बादशाह का कोई परिवार के लोग हैं, यही लोग इस प्लान के तहत चीज़ें बनवा सकते थे। बाकी जो कॉमन पीपल थे, आम नागरिक थे, वो शहर में ही अपने घर बनवाएंगे, नदी के किनारे नहीं बनवा सकते थे। तो हमने बताया था कि जो नदी तट बाग है, इस योजना के तहत, रिवर फ्रंट गार्डन लेआउट के तहत, जो ताजमहल है इसका निर्माण करवाया गया था। आज भी जब जाते हो ताजमहल तो आपको नदी किनारे दिखता है ना, बाग दिखता है, योजना उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है ना। तो ताजमहल नदी तट बाग योजना पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के संयुक्त प्रयोग को विशेष रूप से किस शासक के काल में विकसित किया गया? द कंबाइंड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल वाज स्पेशली डेवलप्ड ड्यूरिंग हुज रेन? किसके शासनकाल में इसको विकसित किया गया था? जल्दी बताइए। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो शाहजहां थे, इसके शासनकाल में संगमरमर और बलुआ पत्थर का जो संयुक्त प्रयोग, इनको साथ में इसका प्रयोग काफ़ी हद तक इन्होंने डेवलप कर लिया था। तो शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। शाहजहां के समय मुगल वास्तुकला अपने सर्वोच्च सौंदर्य और संगमरमर के व्यापक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थी। तो शाहजहां थे ना, इनको चीज़ें बनवाने में, यानी कि वास्तुकला में या भवन निर्माण में, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर में बड़ा इंटरेस्ट था। तो ये कुछ ना कुछ बनवाते ही रहते थे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र थे। बड़े मंदिरों को भूमिदान प्राप्त होते थे। मंदिरों में शिल्पकार, नर्तक, पुजारी और व्यापारी भी जुड़े रहते थे। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। क्या सही है जल्दी बताइए। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। बड़े मंदिरों को भूमिदान प्राप्त होते थे, या मंदिर में शिल्पकार, नर्तक यानी जो डांसर होते थे, पुजारी और व्यापारी भी जुड़े रहते थे। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने पहली बात आपको बताया कि जहां केवल लगा हो उसको तो ऐसे ही मान लीजिए कि अधिकतर केसेस में वो गलत ही होता है। तो इन तीनों में केवल लगा है, बचा 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपको पढ़ के करना है, ये बिल्कुल सही है, तुक्का बिल्कुल नहीं मानना। तो हमने आपको बताया था कि मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं था, बल्कि वहाँ कई सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। आज भी हम देखते हैं मंदिर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। बड़े जो मंदिर हैं उसको भूमिदान दी जाती थी। मंदिरों में शिल्पकार, नर्तक, पुजारी, व्यापारी ये सभी उससे कनेक्ट रहते थे, वो अपने व्यापार भी वहीं से चलाते थे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित की थी? अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा अच्छे से। हु शिफ्टेड द मुगल कैपिटल टू शाहजहानाबाद? किसने शाहजहानाबाद को में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी? इसको शाहजहानाबाद को स्थापित किसने किया था, बनाया किसने था? हमने ऊपर पढ़ा था कि शाहजहानाबाद को शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां ने ही इसको अपनी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया था, नई राजधानी बना दी थी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, दीवाने खास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तक हमने दीवाने आम पढ़ा, अब दीवाने खास पढ़ रहे हैं। What was the primary function of the दीवाने खास? सामान्य जनता से मिलना, मीटिंग कॉमन पीपल, विदेशी यात्रियों के लिए विश्राम गृह यानी गेस्ट हाउस। अगला कह रहा उच्च अधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बैठक के लिए, प्राइवेट ऑडियंस विद नोबल्स। अगला कह रहा है सैनिक प्रशिक्षण यानी मिलिट्री ट्रेनिंग। कौन सा ऑप्शन सही है दीवाने खास के उद्देश्य के लिए? जल्दी बताइए, दीवाने खास का उद्देश्य क्या है? हमने आपको बताया था कि जो दीवाने खास है उसका उद्देश्य क्या था, उसमें सम्राट जो थे उच्च अधिकारियों एवं विदेशी दूतों से मिला करते थे, यानी उच्च अधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों से जो प्राइवेट जो भी बैठक होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसके लिए दीवाने खास बनाया गया था। शब्द से ही देख लीजिए, दीवान एक खास लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला कहना है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है कथन, आगे देखते हैं। शासकों ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए विशाल इमारतों का निर्माण करवाया। शासक जो थे वो अपने पावर दिखाने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े इमारतें बनवाते थे। अगला कह रहा है स्थापत्य शैली राजनीतिक संदेश देने के माध्यम भी होती थी। जो स्थापत्य शैली होती थी, स्थापत्य शैली यानी जिसमें वो चीज भवन निर्माण कराते थे जिस डिजाइन से, वो जो थी राजनीतिक संदेश देने का एक जरिया था। और ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है,
एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। क्या सही है? तो हमने केवल केवल वाले तो वैसे ही गलत बताते हैं हम हमेशा, तो 99% ये गलत होते हैं, तो ये केवल केवल वाले काट दो। अब हमने बताया भी था चैप्टर पढ़ाते हुए कि जो शासक थे अपना दमखम दिखाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाया करते थे। स्थापत्य शैली राजनीतिक संदेश देने का अक्सर माध्यम भी होती थी। और मुगल सम्राट अधिकतर क्या करते थे कि इनके साम्राज्य के बाहर भी जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके इलाके में कैसी शैली है, वो कैसे भवन निर्माण कराते हैं, क्या डिज़ाइन कराते हैं, वो चीज़ें सीखते थे और वो अडॉप्ट करके अपने यहाँ बनवाते भी थे। जैसे और ये है ना, हम लोग एक दूसरे की चीज़ों से सीखते हैं। जैसे आज वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में जब हम जाते हैं तो कई मंदिर ऐसे बने हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी अब जब जाओगे तो अकबर ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनवाया था उससे देखना कि वहाँ के और वृंदावन के जो मंदिर हैं, गोविंद देव मंदिर स्पेशली, वहाँ पर देखोगे तो कई चीज़ें सिमिलर दिखाई देती हैं। तो एक दूसरे से सीखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। अगला कह रहा है ताजमहल के निर्माण में मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? वॉट वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन द ताजमहल? ये तो आप बता ही लोगे भाई, ये तो कोई भी बच्चा बता लेगा। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर, ग्रेनाइट या काला पत्थर? कौन सा सही है भाई? ये बच्चा बता लेगा कि सफ़ेद संगमरमर जो है, वाइट मार्बल जो है, इज द करेक्ट आंसर इसका, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस स्मारक में पित्रादिउरा कला सर्वश्रेष्ठ प्रयोग दिखाई देता है? विच मॉन्यूमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स पित्रादिउरा इनले वर्क? किसमें दिखाई देता है पित्रादिउरा? कुतुब मीनार में, ताजमहल में, लाल किला में या अलाई दरवाजा में? पित्रादिउरा कला का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किसमें किया गया है? कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला या अलाई दरवाजा? जल्दी बताइए किसमें पित्रादिउरा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। यानी कि जब हम ताजमहल देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके संगमरमर पर बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई उत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। द ताजमहल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पित्रादिउरा वर्क। पित्रादिउरा पता है ना, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि संगमरमर है, संगमरमर उसमें क्या करते हैं, चमकीले पत्थर जो होते हैं, चमकीले पत्थर, उसको चमकीले पत्थरों को चिपकाते हैं, उसमें गाड़ देते हैं, तो वो देखने में ना बड़े ही अच्छे लगने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं पित्रादिउरा। ठीक। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन क्या है? मुगल शासकों ने बाघों को सत्ता और स्वर्ग के प्रतीक के रूप में विकसित किया। चार बाघ योजना फारसी परंपरा से प्रभावित है। अब क्या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो भैया हर बार की तरह केवल केवल काटो। और आपको इतना तो पता ही, हमने इतनी बार बताया कि चार बाघ योजना ये फारसी परंपरा से प्रभावित थी। मुगल शासकों ने बाघों को सत्ता और स्वर्ग का प्रतीक के रूप में दिखाने की कोशिश करी थी। तो एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाई दरवाजा, हु कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा? इल्तुतमिश ने। ये भाई इंपॉर्टेंट, अगर ये आपके तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है और आपको भी ये पता है ना। देखने में बड़ा सरल लग रहा है लेकिन सरल है नहीं। ये वही है कि मान लो कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यही ऐसे ही क्वेश्चन ना, जब क्वेश्चन हॉल में आप बैठते हो तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते, कंफ्यूज हो जाते हो। कठिन क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जो सरल है ना, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, वो भी जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो हमको ए भी सही लगता है, बी भी सही लगता है, सी भी सही लगता है, जैसे तैसे। मान लो हमने दो विकल्प काट दिए, लेकिन बाकी जो दो विकल्प होंगे ना, वो दोनों विकल्प हमको दोनों सही लगते हैं। और ये सच है कि जिसमें फिर तुम तुक्का मारोगे वो गलत ही होगा। तो इसमें अभी देख लो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। यह प्रारंभिक इस्लामी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी एंड इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। शासकों द्वारा मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से कराया जाता था? जो शासक थे मंदिर और मस्जिद बनवाते थे, इसका उद्देश्य क्या रहता था, क्यों बनवाते थे भाई? आपके ऑप्शन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आपके ऑप्शन क्या है? केवल धार्मिक कारणों से, सत्ता, वैधता और प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए, टू डिस्प्ले अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टाइज, या व्यापार बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट ट्रेड। किसके लिए करते थे वो मंदिर और मस्जिद का निर्माण?
या पर्यटन के लिए? हालांकि आपको इसका उत्तर तो दिख गया, चीटिंग हो गई भाई। तो हम आपको बता दें कि जो मंदिर और मस्जिद जो शासक बनवाते थे, मंदिर और मस्जिद बनवाने का रीज़न उनका था कि वो अपनी सत्ता और उसकी एक दिखाना चाहते थे कि हम हमारी वैध सत्ता है, प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए। ये लोग अधिकतर क्या करते थे ना, अपने आप को, जैसे कि इस्लाम में भी इनको क्या किया गया है, अल्लाह की छाया के रूप में दिखाया गया है। जो बादशाह होते थे या अधिकतर देखना, उनको ये कहा गया कि ये अल्लाह की परछाई हैं, यानी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने या भगवान ने इनको धरती पर भेजा है शासन करने के लिए। और इनकी जो सत्ता है, ऐसे ही नहीं कि ये सत्ता पे बैठे, इनकी सत्ता वैध है। वैध क्यों है? क्योंकि इनको ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने इनको सब पे शासन करने के लिए ही भेजा है। ये ऐसा क्यों कहते थे? ताकि इनके विरुद्ध ज़्यादा विद्रोह ना हो जाए, इनके विरुद्ध जो जनता है, आज भी देखते हो ना धर्म का सहारा लिया जाता है। क्यों? ताकि ये हो जाए कि नहीं भाई, धर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। पहले भी ऐसे ही किया जाता था, आम जनता को पागल बना करके ये शासन करते थे और सभी के ऊपर हुक्म झाड़ते थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? एक तरफ है शासक, एक तरफ है इनके निर्माण। शासक है राजराज प्रथम, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, और उनके निर्माण लिखे हैं बृहदेश्वर मंदिर, लाल किला और अलाई दरवाजा। बताना है कि कौन सा सही है। क्या बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था? क्या ये पेयर सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्या शाहजहां ने लाल किला बनवाया था? हाँ जी, बिल्कुल बनवाया था। अगला कह रहा है क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था? तो भैया इसको याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी, देखो अला आ रहा है, अलाउद्दीन, अला, और इधर क्या अलाई दरवाजा, दोनों में अला आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल आप ट्रिक बना लो और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों में कोई भी गलत हो, तीनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। तो ABC इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? प्रारंभिक मंदिरों की अधिकांश जो छतें थी समतल होती थी। कह रहा शुरुआत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो उनकी छतें एकदम फ्लैट होती थी, ठीक, फ्लैट होती थी, उसमें ये शिखर इखर नहीं बना करता था। बाद के मंदिरों में शिखर का विकास हुआ, बाद में धीरे धीरे जो मंदिर बनने लगे उनमें शिखर का विकास हुआ। उत्तर भारत के सभी मंदिरों में केवल समतल छत ही बनाई जाती थी। कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे उसमें फ्लैट बनाई जाती थी, छत समतल बनाई जाती थी। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है? जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर A। देखो इसमें आपका केवल वाला फैक्टर नहीं चला क्योंकि इसमें स्टेटमेंट की बात थी। अगर आपका वैसे कोई होता कि वैसे कोई बात कही जाती है कि केवल, अगर इसमें ऐसे कहा जाता कि केवल कुछ मंदिरों में अधिकांश छतें समतल होती थी या केवल बाद के मंदिरों में ऐसा हुआ, तो वो मोस्टली गलत होता है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था 99% चीज़ें सही होती हैं, लेकिन 1% में क्या है, आप फंस गए ना यहाँ पर कि केवल 1 और 2 ही सही है। आप इसमें 1, 2 और 3 आप लगा के बैठे होगे तो वो हो गया गलत, क्योंकि उत्तर भारत के कह रहा सभी मंदिरों में केवल समतल छतें बनाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के सभी मंदिरों में केवल देखो यहाँ पर कहा ना, ये आ गया जो केवल कह रहा है कि उत्तर भारत के सभी मंदिरों में केवल समतल छत ही बनाई जाती है, केवल आया ना, तो यहाँ पर ये हो जाता है गलत कि ऐसी जगह जहाँ केवल आता तो समझ लो ये ज़्यादा बोल गया है, ओवर बोल गया है, इसलिए कह दो कि भैया तुम हो गए गलत। तो 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा, है ना? मज़ा आ रहा तो कमेंट कीजिए, लाइक वाइक मार दिया करो भाई। निम्नलिखित में से किस निर्माण शैली में वास्तविक मेहराब यानी ट्रू आर्क का प्रयोग किया गया है? विच आर्किटेक्चरल स्टाइल यूजेस द ट्रू आर्क? किस निर्माण शैली में वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया है? ट्रेबिएट शैली, आर्कुएट शैली, नागर शैली या द्राविड़ शैली? किसमें ट्रू आर्क का प्रयोग किया गया है, यानी कि वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है? वास्तविक मेहराब हमने आपको पढ़ाया था ना। आपके उत्तर ऑप्शन है ऑप्शन A, ऑप्शन B, A और C और D। किसमें ट्रू आर्क का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, यानी जो आर्कुएट शैली है, आर्कुएट शैली यानी कि जो आर्क से निकली है, आर्क से।
है ना। और ये जब देखोगे तो ऐसे बनाई जाती है, और यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, बड़ा बेहतरीन लगता है। आप उसमें गूगल में डाल के देखो इसको, ट्रू आर्क। तो ये जो है आर्क की तरह होती है, इसलिए आर्कवर्ड शैली होती है। इसको याद रखना, ये बहुत, अगर ये एग्जाम में आ गया तो पक्का फंस जाओगे, मैं दावा करता हूँ कि निम्नलिखित किस निर्माण शैली में वास्तविक मेहराब का प्रयोग होता है। याद कर लो, इसको लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो इसको, लेकिन याद रखना। कह रहा है आमलक किसका भाग है? आमलक मस्जिद का, स्तूप का, मंदिर के शिखर का या मकबरे का? हमने जब आपको पढ़ाया था चैप्टर तो हमने आपको बताया कि आमलक जो है मंदिर के शिखर पर ये रखा जाता था, मंदिर के शिखर पर इसका उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आमलक जो है नागर शैली के मंदिर के शिखर के शीर्ष भाग का प्रमुख तत्व है। आमलक इज द रिब्ड स्टोन एलिमेंट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द नागर स्टाइल टेम्पल शिखर। शिखर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सही मिलान करो भैया। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। कुतुब मीनार कहाँ है? ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि कह रहा है कुतुब मीनार कहाँ है, बताओ भाई। एक तरफ कह रहा है दिल्ली, तंजावुर, आगरा, शाहजहानाबाद, और एक तरफ कह रहा है कुतुब मीनार, बृहदेश्वर मंदिर, ताजमहल और लाल किला। जल्दी बताइए कि कौन कहाँ है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? हमने आपको पढ़ाया था कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है ना, बिल्कुल इजी जो आपको ज़्यादा एकदम पता है। अच्छा पहले इसमें ये भी देख लो कि क्या इसमें दे रहा है। ये है आपके ऑप्शन, ठीक। कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, अच्छा ठीक। बी का तो 2 हो गया। ताजमहल कहाँ है? ये तो आगरा में, ये तो आपको पता ही होगा, तो सी का 3 हो गया। अब देखो बी का 2, सी का 3 कहीं और है, सी का 3 कहीं और नहीं है, केवल एक जगह है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी कुतुब मीनार दिल्ली में और लाल किला शाहजहानाबाद में। आपको लाल किला दिल्ली पता होगा, लेकिन लाल किला शाहजहानाबाद दे देगा तो आप फंस जाओगे, ये मैं दावा करता हूँ, है ना। तो इसलिए आप इसको याद कर लो, अच्छे से देख लो भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बड़े मंदिरों में भूमि अनुदान दिए जाते थे। मंदिर आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। मंदिरों में केवल धार्मिक कार्य होते थे। भाई देखो केवल आया, संदिग्ध हो गया, इसको तुरंत काट दो। यहां पर अगर ऐसे में केवल देता है तो यहां पर गलत होती हैं चीजें। अगर ऐसे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 ये देता है तो यहां पर हमें नहीं देखना है, ये तो क्योंकि ऑप्शन बता रहा है, ठीक। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट में कहीं केवल आ जाए तो समझ लो वो संदिग्ध है मामला, वो बिल्कुल पक्का गलत है। तो बड़े मंदिर भूमि अनुदान दिए जाते थे, हाँ जी दिया जाते थे। मंदिर आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। आर्थिक गतिविधियां क्या वहाँ होती थी? हाँ, हमने पढ़ा है कि मंदिर सामाजिक और आर्थिक दोनों गतिविधियों के केंद्र थे, तो ये भी सही है। तो केवल 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? विच मॉन्यूमेंट इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शाहजहां आर्किटेक्चर? जो शाहजहां था उसके स्थापत्य कला का सबसे बेहतर उदाहरण कौन सा है? फतेहपुर सीकरी? नहीं भैया। आगरा किला? अब ये आपको बताना है, आगरा किला किसने बनवाया था? आगरा किला तो भैया अकबर ने बनवाया था, तो शाहजहां की भैया बात कहां से आ गई? तो ये हो गया गलत। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया, और शाहजहां की सबसे बेहतरीन अगर चीज मानी जाती है तो ताजमहल, जिसको आज भी क्या बोलते हैं? अजूबा बोलते हैं ना। अगला आ जाओ 47 नंबर क्वेश्चन। 4 बाग योजना का मूल विचार किससे प्रेरित है? मूल विचार 4 बाग योजना क्या है? हमने आपको बताया, ये 4 बाग, ठीक। ये पानी और इधर 4 बाग, समझ गए? ये बाबर ने इसको भारत में लोकप्रिय बनाया था, ठीक। भारतीय बौद्ध परंपरा, फारसी उद्यान परंपरा, यूनानी स्थापत्य या रोमन स्थापत्य, किससे 4 बाग का जो लेआउट है किससे इंस्पायर्ड है? 4 बाग योजना का मूल विचार किससे प्रेरित है? भारतीय बौद्ध परंपरा से, फारसी उद्यान परंपरा से या यूनानी स्थापत्य से? हमने आपको बताया था कि ये जो यूनानी है, फारसी है, सॉरी, इसमें व्याख्या कम है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो फारसी उद्यान परंपरा है, ठीक है, उसमें 4 बाग के बारे में अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं। 4 बाग कैसे कैसे इसमें बाग विकसित किए जाते हैं, कैसे कैसे इसमें कृत्रिम नहरें निकाली जाती हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। और इसी से प्रेरित होकर के ये 4 बाग योजना का शुरुआत किया गया है। किसका?
चार बाग योजना का शुरुआत। और भारत में कई, जैसे आप ताजमहल देखने जाओगे ना तो वहाँ पर भी आप जो गार्डन देखते हो वो चार बाग उसमें भी हैं। आप ऐसे देखना, ऐसे डिवाइड होगा, बीच बीच में पानी होगा, जिसमें आप सभी फ़ोटो खिंचाते हो, मस्त मस्त सेल्फीज़ लेते हो ना। लेते हो कि नहीं लेते हो? उसके आर्किटेक्चर आधे लोग को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा, वहाँ जाके केवल बस ये कहते हैं चलो भैया फ़ोटो खींच लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शासक अपनी शक्ति और वैधता प्रदर्शित करने के लिए करते थे? किसका उपयोग कह रहा है? जो शासक थे, बादशाह लोग थे, अपनी शक्ति और वैधता प्रदर्शित करने के लिए करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय रूलर्स टू डिस्प्ले अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी? हमने ये आपको अभी ऊपर बताया है अच्छे से, लेकिन आप इसके उदाहरण देखो। केवल युद्ध, केवल सिक्के, भव्य इमारतें एवं स्मारक, केवल कर व्यवस्था। अब देखो यहाँ पर जो केवल 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 आ रहा है, यहाँ पर हम गलत कर सकते हैं, ठीक। और सी नंबर है भव्य इमारतें और स्मारक। हालांकि ये हमने ऊपर समझाया भी कि जो शासक वर्ग होता था, शासक लोग होते थे, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को भव्य दिखाने के लिए, वैधता प्रदर्शित करने के लिए क्या करते थे? भव्य इमारतें बनाते थे, स्मारक बनाते थे, मंदिर बनाते थे, मस्जिदें बनाते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, बस दो और बचे हैं मेरे भाई। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर दोनों का प्रयोग हुआ। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जो मुगल वास्तुकला थी उसमें लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर दोनों का प्रयोग हुआ। अगला कह रहा है शाहजहां के काल में संगमरमर का उपयोग अधिक बढ़ गया। अगला कह रहा है कि ताजमहल चार बाग योजना से संबंधित है। हमने आपको तीनों चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है, चैप्टर में भी और यहाँ पर भी। तो बताइए इसमें से क्या सही है। अब अगर आप यहाँ केवल केवल वाला जुगाड़ देखोगे तो यहाँ नहीं चलेगा भाई। इस स्टेटमेंट में कहीं केवल लिखा होता तो वो गलत मान लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन की बात है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक दो और तीन, एक और तीन, क्या सही है? तो हमने आपको बताया था कि भैया मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दोनों का ही प्रयोग हुआ था। हुमायूं का मकबरा देख लो। शाहजहां के काल में संगमरमर का उपयोग बढ़ गया था क्योंकि उसने देखो आगरा का ताजमहल बनवाया ना। अब ताजमहल चार बाग योजना से संबंधित है, और यह भी हमने आपको बताया था कि जो ताजमहल है ये चार बाग योजना, इसमें क्योंकि आप देखते हो ना उसके गार्डन चार बाग में, मतलब चार भागों में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो तो भैया बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष यानी कोर थीम सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? जो हमने बताया, ये जो अध्याय पढ़ाया था, इससे हम सबसे बेहतरीन क्या सीख सकते हैं चैप्टर से? जो मुगल साम्राज्य के बारे में बताया ना, मुगल साम्राज्य, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर? क्या बताता है? एक सारांश तौर में बता सकते हो। इमारतें केवल धार्मिक उद्देश्य से बनाई जाती थी, क्या ये बता रहा है? नहीं भैया। स्थापत्य कला केवल सौंदर्य प्रदर्शन का माध्यम होती, केवल आ गया तो नहीं भैया, इसमें भी तो केवल आ गया, इमारतें केवल नहीं जी। सभी इमारतें एक ही स्थापत्य शैली में बनाई जाती थी, क्या ऐसा था कि सभी जो जितनी भी मुगल साम्राज्य में इमारतें बनी है, बिल्डिंग्स बनी है, एक ही डिजाइन से बनी है क्या? नहीं जी। शासक इमारतों के माध्यम से सत्ता, वैधता, सांस्कृतिक विचार और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते थे। रूलर्स यूज्ड आर्किटेक्चर टू एक्सप्रेस अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, कल्चरल आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। हाँ जी, यही सही है कि जो शासक वर्ग होता था अपनी आपकी वैधता दिखाने के लिए, सत्ता और अपने सांस्कृतिक विचार, वो क्या सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए वो इमारतों में इमारतें बनवाते थे और इमारतों में वो सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे, अलग अलग डिज़ाइन का उपयोग करवाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, तो आपका ये चैप्टर जो मुगल साम्राज्य का था, इसका भी हमने अच्छे से, मुगल साम्राज्य के भी हमने पूरे MCQs किए हुए। आप बिल्कुल हमको बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा, कि आपका 90% प्लस स्कोर रहा। नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम बार बार मेहनत करेंगे, बार बार चीज़ें करेंगे और हमें 90% प्लस स्कोर करना ही करना है एनी हाउ। क्योंकि भाई जो ये तो हम 90% बोल रहे हैं, आप तो भाई 100% का वो कोशिश करो। ठीक है, हमें एक भी नहीं छोड़ना है, क्यों छूटे? हम बाकियों से अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ये जो MCQs लेकर आ रहा हूँ, मान लो भाई ये पूरे YouTube में कहीं कोई देगा नहीं, जिस तरह से मैं निकाल के लाता हूँ। ये अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
ठीक, तो बने रहिए साथ, धैर्य के साथ। आप ये समझ लो कि आप ये रील्स की दुनिया से हट करके एक लॉन्ग टर्म दुनिया, क्योंकि रील्स में क्या होता है ना, शॉर्ट 15 सेकंड नहीं, हमें बड़ा गोल अचीव करना है तो हमें मेहनत करनी है, साथ लगे रहना है और धैर्य होना चाहिए आप में। तो बस जुड़े रहो, साथ में मिलकर के बहुत कुछ अचीव करेंगे। और ये पक्का है कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, सबसे अलग आप ही होगे, ये मेरा दावा है। तो बस बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल किया ना हो तो, लाइक कर लेना अगर अच्छा लगा हो।